नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता पेशोला की प्रतिध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस कविता को समझने से पहले हम इस कविता का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लहर काव्य संग्रह प्रसाद की श्रेष्ठ मुक्तक रचना है। सन 1935 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। पेशोला की प्रतिध्वनि इसी काव्य संग्रह की आख्यानक कविताओं में से एक है। इनको हम लंबी कविता के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। ठोस ऐतिहासिक कथानक का सहारा लेकर कवि ने इसमें अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। पेशोला की प्रतिध्वनि में मेवाड़ के प्राचीन गौरव गाथा का गान तो है ही, और साथ ही प्रसाद की भाव चेतना और शिल्प चेतना का सुंदर समन्वय भी इसमें पठनीय है। इस कविता में देशभक्ति की भावना प्रबल है। यह राष्ट्र प्रेम की कविता है। पेशोला एक ऐतिहासिक झील है। महाराणा लाखा ने उदयपुर के पास इसका निर्माण करवाया था। आज भी इस झील का अस्तित्व वहाँ है और इसे वहाँ पिछोला झील के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस दीर्घ कविता में मेवाड़ के अतीत गौरव को रूपायित करने के साथ साथ कवि ने मेवाड़ का स्तवन भी इसमें किया है। प्रसाद अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करने वाले कुशल चित्रकार हैं। भारतवासियों के हृदय में प्राचीन के प्रति गौरव का भाव जगाने तथा वर्तमान की शोचनीय स्थिति से मुक्त होने का उद्बोधन ही इस कविता का प्राण बिंदु है। इसमें ऐसा लगता है कि नेपथ्य से कोई देश का भार वहन करने की प्रेरणा दे रहा है, किंतु उस प्रेरणा को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। इसी स्थिति से कवि का मन अत्यंत आहत है। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता न केवल राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति बल्कि मानवता की स्थापना के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी ने इस कविता में सुषुप्त और अकर्मण्य भारतवासियों को जागृति और राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। अब इस कविता का हम भाव समझेंगे। जयशंकर प्रसाद ने इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए इसके प्रारंभ में पृष्ठभूमि के रूप में सूर्यास्त के दृश्य का चित्रण किया है। पराधीन भारत का रूपक उन्होंने डूबते हुए सूर्य से बांधा है। इसी कारण वातावरण में निराशा और उदासी का जो बिंब है वो घनीभूत हो रहा है। कवि कहता है, अरुण करुण बिंब यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। कवि कह रहा है कि सूर्यास्त का जो वातावरण है उसका, सूर्य का जो लाल प्रकाश है वो बिल्कुल निस्तेज हो गया है। पराधीनता के कारण भारत ने अपना ओज, अपना प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और इसी कारण ऐसा लगता है कि चारों ओर डूबते हुए सूर्य के समान एक संध्या सी हो गई है और यह जो जलता हुआ अग्निपिंड है, ये जो सूर्य है ज्वलन, वह बिना धुएं और भस्म के जल रहा है। कवि कहना चाहता है कि सूर्य का लाल बिंब एकदम प्रभावहीन दिखाई पड़ रहा है। डूबता हुआ सूर्य वास्तव में मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक है। कवि कहता है कि महाराणा प्रताप के ना रहने पर वहाँ पर ये तेज और ओज का जो बिंब है यह धूमिल पड़ गया है। धूमिल पड़ जाना अर्थात बिना धुएं और भस्म के ये ज्वलन पिंड जो सूर्य जल रहा है, इस समय यह कवि को बिल्कुल करुण अरुण सा प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है, विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से, कि सूर्य जो लगातार इस धरती का चक्कर काट रहा है तो उसके अनेक परिवर्तनों से, चक्कर काटने से जो परिवर्तनों के जो झकोरे हैं और विरल प्रवर्तनों से अर्थात झंझावातों से सूर्य की जो गति है वो मंद पड़ गई है और इसी कारण वह कुछ श्रमित सा अर्थात श्रांत और थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है और नीचे की ओर झुका हुआ है। इसी प्रकार झुका होने के कारण वह असहाय सा पश्चिम के आकाश के पश्चिम भाग में छिपने के लिए जा रहा है। कवि कहता है, श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है
आज निरालंब सा। यह डूबता हुआ सूर्य आज असहाय होकर आकाश के पश्चिम भाग में छिपने जा रहा है। जो भारत कभी ओज और तेजस्विता का प्रतीक था, आज पराधीनता के कारण निराशा के वातावरण में डूबा हुआ है। कवि इसी प्रकार आगे भाव व्यक्त करता है और कहता है, आहुतियाँ विश्व की अजस्र लुटाता रहा सतत सहस्त्र करमाला से। कवि कहता है कि यह जो सूर्य है ये कभी विश्व से निरंतर आहुतियाँ ग्रहण करता था, लेता था, और आज वो अपनी करमालाओं से यानी किरणों की जो मालाएं हैं, सहस्त्रों किरणों की माला से कदम्ब के वृक्ष के समान तेज, ओज और शक्ति का उदारता पूर्वक दान करता रहा है इस विश्व को। कवि का भाव जो है वो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जो डूबता हुआ सूर्य है यह अपनी हजार किरण मालाओं से सृष्टि को सदैव प्रदीप्त करता रहा और अपने तेज और ओज से समस्त सृष्टि पर, समस्त प्राणियों पर ये दया भाव व्यक्त करता रहा है। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार कदम्ब का वृक्ष उदारता पूर्वक सबको समेट कर दान करता है, उसी प्रकार यह सूर्य भी उस वृक्ष के समान अपनी सहस्त्रों किरणों की मालाओं से, अपने ओज से, अपने तेज से जो है वदायंता यानी उदारता पूर्वक दान करता है। पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरु हैं चित्रित्र चित्रसारी में। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि यह जो सूर्य है, सूर्यास्त के कारण कवि ने यहाँ पर एक वैचारिक भावभूमि को प्रस्तुत किया और कहता है कि जो पेशोला की लहरें हैं, पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत, पेशोला की लहरें अत्यंत शांत हैं और उन शांत लहरों के कारण तट के ऊपर खड़े खड़े ऊंचे वृक्षों की छाया पड़ रही है। उन वृक्षों की परछाइयाँ नदी के उस जल में पड़ रही हैं जिसके कारण कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई तरल चित्रशाला है जिसमें वृक्ष चित्रित से दिखाई पड़ रहे हैं। वो कहता है कि घनी छाया में तट तरु हैं चित्रित तरल चित्रसारी में। इस प्रकार आगे का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह जो सूर्य है, इस पेशोला नदी के तट पर अनेक झोपड़े खड़े हुए हैं और ये झोपड़े कवि को दुख और विषाद के प्रतीत होते हैं। कवि कहता है कि झोपड़े दुख, विषाद, पीड़ा, अवसाद के कारण झोपड़े खड़े हैं, बने शिल्प ये विषाद के दग्ध अवसाद से, धूसर जलद खंड फट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। कवि कहता है कि दुख से, अवसाद से, विषाद से, पीड़ा से जले हुए ये झोपड़े शिल्प यानी खंडहर के समान प्रतीत होते हैं। वो कवि कहता है कि इन झोपड़ों की जो अवस्था है वो बहुत दयनीय है और ये झोपड़े पेशोला के विशाल तट पर छिटके हुए अर्थात दूर दूर फैले हुए हैं। इसी कारण कवि को ऐसा प्रतीत होता है उनको देखकर कि मानो अनंत आकाश मंडल में धुंधले से मेघ खंड बिखर गए हों, धूसर जलद खंड फट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। अनंत आकाश मंडल में धूसर यानी धुंधले से, जलद खंड यानी मेघ खंड फट पड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि का कहने का जो भाव है वो ये कहते हैं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप के ओजस्वी और साहसी क्रियाकलापों के न रहने के कारण पिछोला झील में एक निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया है और उस पिछोला झील की उस निराशा को देखकर सूर्य भी निराश होकर पश्चिम की ओर डूबता जा रहा है। इसी कारण कवि को सूर्य का यह बिंब बहुत ही करुण प्रतीत होता है। इन्हीं पंक्तियों में इन्हीं भाव को आगे व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्भी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी
पुकार है गूंज रही व्योम में। कवि कहना चाहता है कि धीरे धीरे सूर्य के डूबने के साथ ही ये जो अंधकार है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, और ये अंधकार संध्या के समय सुनहरे तथा सुंदर वातावरण के लिए एक कलंक के समान है। संध्या के कलंक सी एक कलंक के समान है। कवि के कहने का भाव है कि इस समय दुदुम्भी, मृदंग, तूर्य आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि शांत है, अर्थात इनकी कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही है। इसी कारण सर्वत्र मौन छाया हुआ है। एक स्तब्ध और मौन वातावरण को भंग करती हुई एक पुकार सारे आकाश में, सारे वातावरण में, व्योम में गूंज रही है। कवि ने यहाँ पर वातावरण की गंभीरता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और कवि कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि इस वीर भूमि में प्राणों का बलिदान कर देने वाले वीरों का अभाव है, परंतु वो अभी उनका जोश, उनकी ओजस्विता कहीं सोई पड़ी है, कहीं डूबती हुई सी प्रतीत हो रही है। और इसी डूबते और निराश वातावरण का कवि ने वर्णन किया है, और कहते हैं कि दुदुम्भी, मृदंग और तूर जैसे वाद्य यंत्र जो युद्ध काल में ही बजाए जाते थे, युद्ध संबंधी नगाड़ों का शांत और स्तब्ध होना इस बात को सूचित करता है कि अब वीर जो हैं वो इस धरती पर अभी सो रहे हैं। इसी कारण कवि उनको जगाने का प्रयास करता है, और वो कहता है कि पेशोला के तट पर जो दुख से जले हुए जो दग्ध झोपड़े हैं, उनको जो है जागृत करने का, वीरों को जगाने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। और कवि कहता है कि कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। कि मृत्यु जैसे इस सन्नाटे का वर्णन करने के बाद, इसका चित्रण करने के बाद प्रसाद जी को ऐसा लगता है कि पेशोला के तट पर महाराणा प्रताप का स्वर गूंज रहा है, नेपथ्य से कोई बोल रहा है, और अब वह चूंकि मेवाड़ को छोड़कर जा रहे हैं और कहते हैं कि अब उनके जाने के बाद कौन अब उनका उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा, कौन इसे संभालेगा, उनके पीछे ऐसा कौन है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इस अविचलित परिस्थिति को संभाल लेगा, कठिन परिस्थिति में भी जो अविचलित रहेगा और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यहाँ पर कवि ने शौर्य सूचक वातावरण का वर्णन किया है, और कवि सोए हुए वीरों को जगाना चाहते हैं। इसके बाद के जो भाव हैं इनकी कविता के, वो हम लोग इसके दूसरे भाग में करने का प्रयास करेंगे। आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।